स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन पेपर अप्लाइड फिजिक्स 1 का जून 2019 में जो पेपर हुआ था। ये एक बैक पेपर हुआ था। इसका कोड है 2042। ये NSQF बेस्ड सिलेबस पर आधारित है। क्वेश्चन पेपर जून 2019 में ये पेपर हुआ था। इसके क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स के आंसर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स के आंसर देखे जा सकते हैं। इस वीडियो में हम जो प्रेजेंट वीडियो है इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करेंगे। तो आइए इस पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जैसा कि आप जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में 5 पार्ट होते हैं। कोई 5 पार्ट करने होते हैं। ये 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। इसमें इंटरनल चॉइसेस दिए रहती हैं, इसलिए 7 क्वेश्चन इसमें दिए रहते हैं। इसमें से कोई 2 करने होते हैं। 5 क्वेश्चन करेंगे तो ये 10 नंबर का हो जाएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन 2 का ए सॉल्व करते हैं। राइट द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। राइट द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। विमीय विश्लेषण की कमियों को लिखिए या विमीय विश्लेषण की सीमाएं लिखिए। दोनों का एक ही आंसर है। तो आंसर देखते हैं 2 का ए, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, विमीय विश्लेषण की सीमाएं। विमीय विश्लेषण की सीमाएं इस प्रकार हैं। पहला है, इस विधि से विमाहीन नियतांक के का आंकिक मान निकालना संभव नहीं है। हम जानते हैं कि जब भी डेरिवेशन किया जाता है विमीय विधि से, सूत्र प्राप्त किया जाता है, तो उसमें विमाहीन नियतांक डायमेंशनलेस कांस्टेंट किया जाता है। इसकी आंकिक वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना संभव नहीं है। यानी वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय दिस मेथड। यानी यूजिंग डायमेंशनल मेथड हम वैल्यू ऑफ के कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसके लिए प्रयोग या अन्य मेथड के द्वारा के की वैल्यू ज्ञात करनी होती है। सेकंड है, यदि भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करती है तो विमीय विधि से इस राशि के लिए सूत्र स्थापित नहीं कर सकते। इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 क्वांटिटीज देन वी कैन नॉट डिराइव ए रिलेशन फॉर दिस क्वांटिटी बाई डायमेंशनल मेथड। यानी अगर कोई राशि 3 या 3 से कम राशियों पर निर्भर करती है तो उसके लिए विमीय विधि से सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करने वाली भौतिक राशि के लिए सूत्र प्राप्त करना विमीय विधि से संभव नहीं है। साथ ही साथ अगर किसी इक्वेशन में 2 टर्म या राशियों का सम है, ये 2 टर्म है u प्लस at, तो ऐसे समीकरणों की स्थापना विमीय विधि से नहीं कर सकते हैं जिसमें 2 टर्म्स का सम या सब्ट्रैक्शन हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो, तो ऐसे इक्वेशन की स्थापना भी विमीय विधि से नहीं कर सकते। तो ये हमारी दूसरी लिमिटेशन हो गई, दूसरी सीमा हो गई। तीसरी सीमा, त्रिकोणमितीय पद, साइन कॉस टैन इत्यादि वाले टर्म होते हैं त्रिकोणमितीय पद। चरघातांकी पद यानी 10 की पावर या e की पावर जो भी होती हैं वो चरघातांकी पद कहलाते हैं। तथा लघुगणक यानी लॉग वाले जो टर्म होते हैं, ये सभी टर्म जिस इक्वेशन में रहते हैं वाले समीकरणों का निगमन विमीय विधि से संभव नहीं है। यानी ऐसे पद त्रिकोणमितीय, चरघातांकी या लघुगणकी पदों वाले समीकरणों का विमीय विधि से निगमन या सूत्र स्थापित करना संभव नहीं है। इफ देयर आर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म साइन कॉस टैन एक्सेट्रा, एक्सपोनेंशियल टर्म e की पावर x एंड logarithmic term log x in any equation, then derivation of that type of equation is not possible using dimensional method। यानी विमीय विधि से ऐसे टर्म इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, एक्सपोनेंशियल टर्म, लॉगरिथमिक टर्म हो, इनका डेरिवेशन विमीय विधि से हम नहीं कर सकते। इनका डेरिवेशन फिर हम अन्य मेथड से ही हमें करना होता है। डायमेंशनल मेथड वहां काम नहीं देता। अब फोर्थ लिमिटेशन, इफ एनी इक्वेशन कंटेन्स constants which are not dimensionless, for example Planck constant, Boltzmann constant। यानी if any equation contains which constants which have dimension, then this type of equation cannot be derived by dimensional method। यानी ऐसा समीकरण जिसके विमाहीन नियतांक नहीं है, नियतांक विमाहीन नहीं है, तो इस समीकरण की स्थापना विमीय विधि से नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसा कांस्टेंट होते हैं जैसे प्लैंक कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, इन सबके डायमेंशन होती है, इन सबकी विमाएं होती हैं। तो ऐसे कांस्टेंट जिस भी इक्वेशन में आते हैं उनका डेरिवेशन हम
विमी विधि से नहीं कर सकते, उसको हम किसी अन्य मेथड से डिराइव करते हैं। क्वेश्चन 2B, पार्ट बी, व्हाट आर सिस्टमैटिक एरर्स इन मेजरमेंट? राइट द नेम ऑफ एनी 2 एरर्स। व्हाट आर सिस्टमैटिक एरर्स इन मेजरमेंट? राइट द नेम ऑफ एनी 2। मापन में व्यवस्थीय त्रुटियां क्या हैं? किन्हीं 2 के नाम लिखिए। व्यवस्थीय का मतलब क्रमबद्ध त्रुटियों से है, तो मापन में क्रमबद्ध त्रुटियां क्या हैं? किन्हीं 2 के नाम लिखना है। सॉल्व करते हैं। सिस्टमैटिक एरर, क्रमबद्ध त्रुटियां। When in any measurement, always errors of same type occurs. When in any measurement, always the error of same type occurs. That is, nature of error is always same, positive or negative, are known as systematic error. जब किसी मापन में सदैव एक ही समान त्रुटि होती है या त्रुटि की प्रकृति एक तरह की होती है, पॉजिटिव या निगेटिव, तो ऐसी त्रुटियां क्रमबद्ध त्रुटियां कहलाती हैं। तो सिस्टमैटिक एरर्स अकर ड्यू टू नोन रीजन्स एंड दीज एरर्स कैन बी रिमूव्ड बाय फाइंडिंग दीज रीजन्स। यानी क्रमबद्ध त्रुटियां ज्ञात कारणों से होती हैं, इनका उत्पन्न होने का कारण हमें ज्ञात होता है। तो इस तरह से इन कारणों को ज्ञात करके इन त्रुटियों का निराकरण किया जा सकता है। तो क्रमबद्ध त्रुटियां ऐसी त्रुटियां हैं जिनके होने का या आने का कारण ज्ञात होता है, कॉज मिलता है, तो फिर हमें इनको रिमूव करने का भी मेथड मिल जाता है। नेम ऑफ सम सिस्टमैटिक एरर, कुछ क्रमबद्ध त्रुटियों के नाम। कांस्टेंट एरर, स्थिर त्रुटियां। ये कांस्टेंट एरर हमें यहां केवल नेम लिखने हैं, तो नेम लिख के ही दो क्रमबद्ध त्रुटियों के नाम लिखने हैं, तो 2 लिख लेंगे, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इनके बारे में डिटेल्ड जानकारी के लिए बताया जा रहा है। कांस्टेंट एरर, स्थिर त्रुटियां, ऐसी त्रुटियां जो रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी यंत्र की गलत निर्माण या डिफेक्टिव होने के कारण त्रुटियां आती हैं, तो वो कांस्टेंट एरर कहलाती हैं। जितनी बार भी हम मेजरमेंट करेंगे, हर मेजरमेंट में वो कांस्टेंट एरर लगातार बनी रहेगी। जब हम इस एरर को जान लेंगे, ज्ञात कर लेंगे, तो एरर को रिमूव कर सकते हैं। स्टैंडर्ड यानी मानक यंत्रों से हम तुलना करेंगे अपने यंत्र की, और ये कांस्टेंट एरर रिमूव की जा सकती है। दूसरा है एरर्स ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट, यंत्र के कारण त्रुटियां। यंत्र के कारण त्रुटियां, यंत्र के बार बार प्रयोग करने के कारण यंत्र डिफेक्टिव हो जाता है, तो ऐसी एरर्स यंत्र के कारण त्रुटियां यंत्र के कारण त्रुटियों को यंत्र का भलीभांति परीक्षण करके रिमूव किया जा सकता है। जैसे 0 एरर, शून्य त्रुटि। वर्नियर कैलिपर्स के हम दोनों जबड़े आपस में मिलाएंगे तो रीडिंग आनी चाहिए 0। असल में वो अगर 0 नहीं आ रहा है तो वो 0 एरर है, उसमें शून्य त्रुटि, और उसके अकॉर्डिंग हम अपने रिजल्ट को मॉडिफाई कर लेंगे। इस तरह से 0 एरर या एरर्स ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट रिमूव की जा सकती है। थर्ड सिस्टमैटिक एरर, पर्सनल एरर, व्यक्तिगत त्रुटियां। ये एरर्स एराइज होती हैं ड्यू टू एक्सपेरिमेंटलिस्ट। एरर्स ड्यू टू एक्सपेरिमेंटलिस्ट यानी प्रयोगकर्ता द्वारा की गई गलतियां पर्सनल एरर या व्यक्तिगत त्रुटियों में आती हैं। एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल रीजन्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये चौथी सिस्टमैटिक एरर है। बाह्य कारणों से होने वाली त्रुटियां, यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स जो भी होते हैं लैब में, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी इत्यादि, या ताप, दाब, आर्द्रता इत्यादि के कारण जो रिजल्ट में वेरिएशन आते हैं या त्रुटियां आती हैं, वो आती हैं एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल रीजन्स या एक्सटर्नल फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का सी, डिस्टिंग्विश बिटवीन गेज प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर। गेज दाब तथा परम दाब में भेद बताइए, या गेज दाब या परम दाब में अंतर बताइए। तो इसका आंसर है एब्सोल्यूट प्रेशर, परम दाब। एब्सोल्यूट प्रेशर इज 0 रिफर्ड अगेंस्ट ए परफेक्ट वैक्यूम, यानी एब्सोल्यूट प्रेशर 0 होता है अगेंस्ट परफेक्ट वैक्यूम। जहां परफेक्ट वैक्यूम होता है वहां प्रेशर 0 होता है, तो उसी को एब्सोल्यूट प्रेशर से के 0 से करते हैं और फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यूजिंग एन एब्सोल्यूट स्केल, सो इट इज इक्वल टू गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस तरह से परम दाब पूर्ण निर्वात के सापेक्ष संदर्भित होता है। तो पूर्ण निर्वात या परफेक्ट वैक्यूम, इसका 0 पॉइंट होता है। इसके बाद से हम प्रेशर मेजरमेंट शुरू करते हैं। इसमें परम पैमाने का उपयोग किया जाता है और यह दाब मापक तथा वायुमंडलीय दाब के योग के बराबर होता है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू गेज प्रेशर
प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी परम दाब गेज दाब प्लस वायुमंडलीय दाब के हमेशा बराबर होता है। तो इस तरह से एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया। गेज प्रेशर या मानदंड या दाब मापक, गेज प्रेशर इज जीरो रिफर्ड अगेंस्ट एम्बिएंट एयर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर which is equal to 1.013 into 10 to the power 5 Newton per meter square. So it is equal to absolute pressure minus atmospheric pressure. यानी मानदंड या दाब मापक या गेज प्रेशर वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष शून्य संदर्भित होता है। वायुमंडलीय दाब पर इस टेम्परेचर प्रेशर स्केल में यानी दाब मापन के पैमाने में हम 0 लेते हैं वायुमंडलीय दाब को और फिर यहां से प्रेशर या दाब मेजरमेंट शुरू करते हैं। अतः परम दाब एवं वायुमंडलीय दाब के अंतर के बराबर हमारा गेज प्रेशर या मानदंड दाब मापक होता है। इस तरह से हम ये दोनों स्केल स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये हम एब्सोल्यूट जीरो से चलते हैं। एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर परम शून्य दाब, जहां वैक्यूम का प्रेशर होता है, वैक्यूम प्रेशर निर्वात दाब। तो ये प्रेशर जीरो से स्टार्ट होता है हमारा एब्सोल्यूट या परम दाब। एब्सोल्यूट प्रेशर यहां से जीरो से स्टार्ट होता है, एक्चुअल जीरो से स्टार्ट होता है, जबकि गेज प्रेशर या मानदंड या दाब मापक स्टार्ट होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एक वायुमंडलीय दाब से स्टार्ट होता है। यहां पर गेज प्रेशर का 0 होता है एक वायुमंडलीय दाब पर, और फिर इसके बाद वो प्रेशर मेजर करता है। तो इस तरह से गेज प्रेशर सदैव इस प्रेशर से इतना भाग प्रेशर का वो कभी नहीं पढ़ पाता, इसलिए हमारा जो गेज प्रेशर है वो ऑलवेज यहां से स्टार्ट होता है। तो फिर हम एब्सोल्यूट प्रेशर निकालने के लिए यानी परम दाब निकालने के लिए गेज प्रेशर में ये पार्ट जोड़ेंगे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलवेज जोड़ेंगे, तभी गेज प्रेशर से हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर में कन्वर्जन होगा। तो इस तरह से ये जो फार्मूला है एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी वायुमंडलीय दाब को हम गेज दाब में जोड़ेंगे तो एब्सोल्यूट प्रेशर परम दाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का डी, दिखाइए दो सदिश का गुणनफल, अदिश गुणनफल एक सदिश होता है। दो सदिश का एक अदिश गुणनफल एक सदिश होता है। सो दैट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इज ए स्केलर। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज ए स्केलर। दो सदिशों का अदिश गुणन एक अदिश होता है। सिद्ध करेंगे। द 2 वेक्टर्स which are to be multiplied, the 2 vectors which are to be multiplied make coinciding tail of both vector, make coinciding tails of both vector, and vector which is to be multiplied second vector, and the vector which is multiplied by second vector, its component is multiplied with the resultant of second vector by finding the component in the direction of first vector and denoted by dot। यानी दो सदिश जिनकी अदिश गुणन ज्ञात करना है, यानी दो सदिश जिनका अदिश गुणनफल करना है, उनके पूंछ एक बिंदु पर रखकर खींच देते हैं। तो उनके टेल किसी एक पॉइंट पर रखकर हम दोनों वेक्टर ड्रॉ करते हैं। वेक्टर ए यहां ड्रॉ कर दिया और वेक्टर बी भी ड्रॉ कर दिया। फिर ड्रॉ करने के बाद दूसरे सदिश का पहले सदिश की दिशा में घटक निकालकर दूसरे सदिश यानी बी का ए डॉट बी करना है, तो बी दूसरा सदिश हो गया, इसका घटक निकालेंगे यानी कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में। तो बी का ए की डायरेक्शन में कंपोनेंट बी कॉस थीटा होता है। कंपोनेंट निकालकर यानी घटक निकालकर पहले सदिश के परिमाण से गुणा कर देते हैं। तो पहला सदिश ए है, इसके मैग्नीट्यूड से हम इस कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा सदिश गुणन अदिश गुणन यानी स्केलर प्रोडक्ट निकल आता है। यही चीज हम बी डॉट ए करेंगे। अगर वेक्टर बी डॉट ए, तो ए एंड बी वेक्टर बना लेंगे। तो पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी, दूसरे वेक्टर का पहले वेक्टर के रेस्पेक्ट में प्रोजेक्शन यानी घटक कितना होगा, तो कंपोनेंट आया ए कॉस थीटा, ये डिस्टेंस ए कॉस थीटा हो जाएगी। तो इस तरह से बी ए कॉस थीटा, तो ये हमारा कंपोनेंट निकल आएगा। डॉट प्रोडक्ट, तो इस डॉट प्रोडक्ट से हम क्या कंक्लूड करते हैं, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, जो कि
एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए दो सदिशों का अदिश गुणन एक स्केलर होता है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज अ स्केलर। हेंस द वैल्यू ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ बोथ वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। यानी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अतः दो सदिशों का अदिश गुणन उन सदिशों के परिमाणों के गुणनफल के तथा उनके बीच के कोण के कोज्या यानी कोसाइन के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं I डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू 1। ये कंपोनेंट्स हैं एक्स वाई जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर्स हैं। आई एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, जे वाई डायरेक्शन में, के जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर्स हैं, एक इकाई सदिश। तो इस तरह से इनका जो डॉट प्रोडक्ट आता है ये 1 आता है क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। और आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई और इक्वल टू जे डॉट आई के डॉट जे आई डॉट के, ये सब प्रोडक्ट 0 होते हैं। तो इस तरह से जो यूनिट वेक्टर्स के 3 प्रोडक्ट नॉन जीरो 1 होते हैं, बाकी सारे प्रोडक्ट 0 होते हैं। अगर कंपोनेंट फॉर्म में हमें 2 वेक्टर्स दिए गए हैं ए डॉट बी, तो वेक्टर ए लिखेंगे डॉट वेक्टर बी, और हम जानते हैं इस डॉट से हमें 9 टर्म मिलेंगे, 9 टर्म्स। 9 टर्म्स में हम जानते हैं केवल 3 टर्म सर्वाइव करेंगे। तो 3 टर्म सर्वाइव करेंगे तो उन्हीं 3 टर्म को लिख देंगे ए एक्स प्लस ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। यही 3 टर्म सर्वाइव करेंगे, बाकी सब 0 हो जाएंगे। और हमारा जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है, यानी इसका क्रम बदल सकते हैं। ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है। इसके साथ ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, यानी बी और सी वेक्टर को ऐड करके चाहे ए से डॉट प्रोडक्ट लें या अलग अलग ले लें, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये वितरण नियम कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होता है स्केलर प्रोडक्ट के केस में। हमारा डेरिवेशन जो एग्जाम में पूछा गया था यहीं तक था। इसके आगे की चीजें बस जानकारी के लिए बताई गई हैं, उसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का ई, इफ लीनियर मोमेंटम चेंज फ्रॉम 0 to 5 kg मीटर पर सेकेंड इन 3 सेकेंड देन कैलकुलेट फोर्स। यदि 3 सेकंड में रेखीय संवेग में परिवर्तन 0 से 5 किग्रा मीटर पर सेकेंड हो तो बल की गणना कीजिए। तो इसका सोल्यूशन है, सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या दिया गया है। इनिशियल मोमेंटम प्रारंभिक संवेग P1 इक्वल टू 0, फाइनल मोमेंटम अंतिम संवेग P2 इक्वल टू 5 kg मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम डिफरेंस समय अंतराल डेल्टा टी इक्वल टू 3 सेकेंड। तो इससे हम जानते हैं फार्मूला लगाएंगे, फोर्स बल इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल समय अंतराल। संवेग में परिवर्तन P2 माइनस P1 और समय अंतराल डेल्टा टी है। तो P2 की वैल्यू 5 है, P1 की वैल्यू 0 एंड डेल्टा टी 3 सेकेंड है। तो इस तरह से हम डिवाइड कर देंगे। 1.67 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, जिसके कारण संवेग में परिवर्तन ये 5 kg मीटर पर सेकेंड आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरक्षी बल क्या है? व्हाट आर कंजर्वेटिव फोर्सेस? व्हाट आर कंजर्वेटिव फोर्सेस? कंजर्वेटिव फोर्स संरक्षी बल। डेफिनेशन, ए फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव if work done due to this force depends on initial and final points only. A force is conservative if work done due to this force depends only initial and final points, not on path, and does not depend on path, only depends on initial and final points, then this force is called conservative. Work done due to this force depends only initial and final points, does not depend on path, then the force is called conservative. यानी कोई बल संरक्षी बल कहलाता है यदि उस बल द्वारा किया गया कार्य केवल प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं पर ही निर्भर करता है, यानी डिस्प्लेसमेंट के जो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स हैं उसी पर वर्क डन डिपेंड करता है,
रास्ते पर निर्भर नहीं करता है तो बल हमारा संरक्षी बल कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। तो बल संरक्षित तभी होगा जब केवल उसके द्वारा किया गया कार्य केवल प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं पर ही निर्भर करेगा, रास्ते पर निर्भर नहीं करेगा। तो इस तरह से हमारा डिस्प्लेसमेंट इस फोर्स के द्वारा चाहे जो भी रास्ता अपनाए ए से बी तक जाने में, अगर वर्क डन रास्ते पर निर्भर नहीं कर रहा है, केवल इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पर निर्भर कर रहा है, तो हमारा जो फोर्स होगा ये कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, इनके द्वारा किया गया कार्य रास्ते पर निर्भर नहीं करता। एंड आल्सो डेल क्रॉस एफ ऑफ एनी फोर्स, यदि किसी बल का कर्ल यानी डेल क्रॉस एफ जीरो वेक्टर आए तो वो बल संरक्षी बल होता है। अगर उसका डेल क्रॉस एफ नॉन जीरो वेक्टर, तो ये नॉन कंजर्वेटिव असंरक्षी बल कहलाता है, जहां डेल एक ऑपरेटर है, उल्टा ट्रायंगल के ऊपर हम एक वेक्टर लगाएंगे तो ये डेल ऑपरेटर कहलाता है। और इसकी ये वेक्टर आई डेल अपान डेल एक्स प्लस जे डेल अपान डेल वाई प्लस के डेल अपान डेल जेड, तो ये डेल ऑपरेटर कहलाता है। ये एक वेक्टर है जिसका डिफरेंशियल फॉर्म है, और ये डेल का मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन से है। ये स्मॉल डेल पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी आंशिक अवकलन है, केवल उसी का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स का, और वाई जेड कांस्टेंट रखेंगे। इसी तरह से इसमें वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स जेड कांस्टेंट रख के। तो इस तरह से हमारा डेल ऑपरेटर वर्क करता है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डेल क्रॉस एफ जीरो होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डेल क्रॉस एफ नॉन जीरो वेक्टर होता है। डिफाइन रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ ए रिजिड बॉडी, यानी अंतिम क्वेश्चन है 2 का। डिफाइन रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ रिजिड बॉडी, एक दृढ़ पिंड के लिए घूर्णन त्रिज्या को परिभाषित कीजिए। एक दृढ़ पिंड के लिए घूर्णन त्रिज्या को परिभाषित। रेडियस ऑफ जाइरेशन घूर्णन त्रिज्या हम जानते हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। पिंड का जड़त्वाघूर्ण, किसी भी पिंड का जड़त्वाघूर्ण उसके पिंड के अंदर जितने भी कण होते हैं, जितने भी पार्टिकल होते हैं, उनके जड़त्वाघूर्णों का योग I इक्वल टू समेशन mr²। सभी कणों के जड़त्वाघूर्णों का योग कर देंगे तो बॉडी का जड़त्वाघूर्ण मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी मिल जाएगा। इफ m इज मास ऑफ बॉडी, यदि कैपिटल M पिंड का द्रव्यमान है तो देयर एग्जिस्ट ए डिस्टेंस के फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन फॉर विच I इक्वल टू m समेशन mr² इक्वल टू mk²। ये एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी और मास कांस्टेंट ही है। तो k की वैल्यू एक यूनिक वैल्यू, अद्वितीय वैल्यू आएगी, जिसके लिए ये रिलेशन सेटिस्फाइड होगी। तो यहां एक दूरी के गुणन से ऐसी मिलेगी जिसके लिए ये रिलेशन ट्रू होगा, इसलिए हम k निकालेंगे। k इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ I अपान m। यही k रेडियस ऑफ जाइरेशन घूर्णन त्रिज्या होती है। k ये ऐसी डिस्टेंस है जहां पर हम घूर्णन से, ऐसी डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, जहां पर हम बॉडी का टोटल मास कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। तो इस पॉइंट पर हमारा बॉडी का मास कंसंट्रेटेड है और बॉडी एज ए पार्टिकल ट्रीट करेगा। तो ये जो डिस्टेंस है ये घूर्णन त्रिज्या रेडियस ऑफ जाइरेशन कहलाती है। रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ बॉडी डेफिनेशन देखेंगे। रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन is defined as distance from axis at which if whole mass of body were to be concentrated, this distance at which whole mass of body is concentrated, at this distance mass of whole body is concentrated, the moment of inertia of body about given axis of rotation would be सेम एज विथ एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो यानी इस डिस्टेंस के कारण जो भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगी mk², ये बॉडी के ओरिजिनल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का उसी एक्सिस के अराउंड बराबर होगा। तो इस तरह से यदि किसी पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान किसी एक बिंदु पर केंद्रित मान लें, जो कि यहां पर हमने केंद्रित मान रखा है, तो इसकी घूर्णन अक्ष से दूरी इतनी हो कि दूरी के वर्ग को
पिंड के द्रव्यमान से गुणा करें तो पिंड का उसी घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण प्राप्त हो जाए, तो इस दूरी को घूर्णन अक्ष के सापेक्ष घूर्णन त्रिज्या कहते हैं। यानी यदि पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान किसी बिंदु पर कंसंट्रेटेड या केंद्रित मान लिया जाए, इस बिंदु पर केंद्रित मान लें, तो पिंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्टेंस के स्क्वायर इंटू मास ऑफ बॉडी, यानी इस डिस्टेंस पर हम देखेंगे तो यहां पर अगर पिंड का पूरा मास कंसंट्रेटेड है तो पिंड को हम अब एज ए पार्टिकल ट्रीट करेंगे। ये पार्टिकल रोटेशन कर रहा है इसी एक्सिस के राउंड, तो इसकी डिस्टेंस गुणन से दूरी k है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल M k स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा बॉडी इस पॉइंट पर एज ए पार्टिकल ट्रीट कर रहा है और ये डिस्टेंस घूर्णन त्रिज्या रेडियस ऑफ जाइरेशन है। यूनिट ऑफ k इज m एंड एट दिस पॉइंट मास ऑफ होल बॉडी इज कंसंट्रेटेड एंड ट्रीटेड एज पार्टिकल एंड दिस मास इज ट्रीटेड एज पार्टिकल। इस बिंदु पर पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है और इस बिंदु पर कण पूरा पिंड एक कण की भांति व्यवहार या लिया जा सकता है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m k स्क्वायर होगा। क्वेश्चन 2 इज कंप्लीटेड। नाउ वी कम टू क्वेश्चन 3। डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी एंड राइट थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ए सॉलिड स्फीयर हैज मास 3 kg एंड रेडियस 5 cm। कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर। 3a एक दृढ़ पिंड के जड़त्वाघूर्ण को परिभाषित कीजिए तथा समांतर अक्ष प्रमेय को लिखिए। एक ठोस गोले का द्रव्यमान 3 किलोग्राम, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो इसके व्यास के परितः जड़त्वाघूर्ण की गणना कीजिए। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, किसी पिंड का जड़त्वाघूर्ण परिभाषित करने के लिए हम पहले बॉडी को समझेंगे। जो सबसे स्मॉल मास होता है उसको कण कहते हैं, पार्टिकल, और कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड बॉडी और पिंड। कणों का जो समूह होता है वो पिंड या बॉडी कहलाता है। तो किसी कण का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस कण की द्रव्यमान और घूर्णन से दूरी के मल्टीप्लीकेशन, दूरी के स्क्वायर के मल्टीप्लीकेशन को मास से मल्टीप्लाई कर दें तो उसके बराबर होता है। किसी कण का जड़त्वाघूर्ण उस कण के द्रव्यमान और घूर्णन से दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी पार्टिकल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी पार्टिकल इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास ऑफ पार्टिकल इंटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, I इक्वल टू mr स्क्वायर। ये ट्रू है किसी भी पार्टिकल के लिए। पार्टिकल का जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाएगा मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर कर देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजिली कैलकुलेट हो जाएगा। बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो कैलकुलेट करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल पार्टिकल्स इन द बॉडी, यानी किसी पिंड का जड़त्वाघूर्ण उसमें निहित सभी कणों के जड़त्वाघूर्णों के योग के बराबर होता है। तो पिंड में जितने भी कण हैं सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्वाघूर्ण निकाला जाएगा और उन सबका सम किया जाएगा। सम करेंगे समेशन mr स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी या पिंड का जड़त्वाघूर्ण मिल गया। तो इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल mr स्क्वायर होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी समेशन mr स्क्वायर, सभी कणों के जड़त्वाघूर्णों का योग होता है। तो यहां पर इस क्वेश्चन में केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी लिखना था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी ये डेफिनेशन केवल इतना ही लिखेंगे, इतना पार्ट, पार्टिकल की डेफिनेशन नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी I इक्वल टू समेशन mr स्क्वायर, दूसरा फार्मूला m k स्क्वायर, m मास ऑफ बॉडी, k रेडियस ऑफ जाइरेशन यानी घूर्णन त्रिज्या है, यूनिट इसका होता है kg मीटर स्क्वायर या ml स्क्वायर। इस तरह से ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, समांतर अक्षों का प्रमेय। दो समांतर एक्सिस ली जा रही किसी भी बॉडी में, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम किसी भी बॉडी के लिए हम लगा सकते हैं, किसी भी शेप के बॉडी के लिए, बशर्ते इसमें जो पहली एक्सिस है वो बॉडी के सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र या गुरुत्व केंद्र से पास होनी चाहिए। कोई भी एक्सिस लेंगे जो द्रव्यमान केंद्र या गुरुत्व केंद्र से पास होने वाली हो, सीएम से पास होने वाली हो, और इसके पैरेलल हम किसी भी अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण निकाल सकते हैं। ये कहलाता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यदि किसी पिंड का उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण ज्ञात है तो इस अक्ष के समांतर
यानी ये अक्ष के जो द्रव्यमान केंद्र से पास हो रही है, इसके परितः जड़त्वाघूर्ण मालूम है कि अक्ष, इस अक्ष के समांतर किसी भी अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण होता है। द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण ICM प्लस m मास ऑफ बॉडी इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, दो समांतर अक्षों के बीच की दूरी के स्क्वायर का मास से मल्टीप्लीकेशन करके ऐड कर देंगे। तो इसलिए IAB इक्वल टू ICM प्लस MA स्क्वायर। यानी इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी अराउंड एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास इज नोन, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अराउंड पैरेलल टू दिस एक्सिस इक्वल टू IAB इक्वल टू ICM प्लस MA स्क्वायर, where ICM is moment of inertia of body around एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, यानी पिंड के द्रव्यमान या गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण है ICM, कैपिटल M मास ऑफ बॉडी पिंड का द्रव्यमान, A समांतर अक्षों के बीच की दूरी डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। नाउ वी कम टू न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। मास ऑफ सॉलिड स्फीयर यानी ठोस गोले का द्रव्यमान कैपिटल M इक्वल टू 3 kg, रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर ठोस गोले की त्रिज्या R 5 सेंटीमीटर और 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ये सब गिवन है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर, ठोस गोले का उसके व्यास के परितः जड़त्वाघूर्ण, ठोस गोले का उसके व्यास के परितः जड़त्वाघूर्ण हमें मालूम है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, यानी गोले के केंद्र से 2/5 mr स्क्वायर। ये सॉलिड स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला है ठोस गोले का। इसमें वैल्यूज रखेंगे 2/5 इंटू 3, मास 3 है, इंटू 5 इंटू 10⁻2 यानी 0.05 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 5 इंटू 10⁻2 का स्क्वायर 25 इंटू 10⁻⁻4 6/5, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ICM इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ kg मीटर स्क्वायर। अगर एग्जाम में तो यहीं तक पूछा गया था, अगर नेक्स्ट इसके आगे का पूछा जाता है, ये AB एक्सिस ले लिया गया जो कि पेरीमीटर पर है, यानी जो ठोस गोला है उसकी परिधि पर है, जिसकी डिस्टेंस A यानी ये यही रेडियस के बराबर है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस AB एक्सिस के राउंड निकालना हो तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, समांतर अक्षों का प्रमेय, IAB इक्वल टू ICM प्लस MA स्क्वायर, और ICM मालूम है 3 इंटू 10⁻³ और MA स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे M 3 kg, और A डिस्टेंस वही रेडियस है 5 इंटू 10⁻² मीटर, इसका स्क्वायर कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो ये 10.5 इंटू 10⁻³ यानी 1.05 इंटू 10⁻² kg मीटर स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का B, ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियमों को लिखिए तथा एक उपग्रह के कक्षीय वेग का व्यंजक प्राप्त कीजिए। राइट केपलर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन एंड ऑब्टेन्ड एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। आंसर है केपलर्स लॉज, केपलर के नियम। केपलर के 3 नियम हैं, हम जानते हैं। तीनों नियम इस प्रकार हैं। लॉ ऑफ ऑर्बिट यानी पहला नियम, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स कक्षा का नियम। केपलर ने ग्रहों की गति संबंधी 3 नियम दिए थे। पहला नियम कक्षा का नियम, तो ग्रहों की गति किस प्रकार होगी ये लॉ ऑफ ऑर्बिट बताएगा। ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड सन इज सिचुएटेड एट एनी वन ऑफ द फोकस और फोसाई, यानी प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, यानी ऑर्बिट का शेप हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट दीर्घवृत्ताकार कक्षा हो गई। तो प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तथा सूर्य उसके किसी एक फोकस पर स्थित होता है, यानी सन किसी एक फोकस पर होगा। इलिप्टिकल ऑर्बिट में 2 फोकस होते हैं, F एंड F', किसी एक फोकस पर सन स्टेब्लिश होगा। तो इस तरह से लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या स्टेट करता है, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं और सूर्य उसके किसी एक फोकस पर स्थित होता है। ये कक्षा की दीर्घ अक्ष हो गई मेजर एक्सिस, और ये वाली माइनर एक्सिस लघु अक्ष। तो इस तरह से ये शेप ऑफ ऑर्बिट एंड पोजीशन ऑफ सन के बारे में ये लॉ बताता है। सेकंड लॉ है केपलर का लॉ ऑफ एरियल स्पीड यानी कक्षीय चाल का नियम। लाइनिंग ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड सन, लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड सन, प्लैनेट इज हियर, सन इज हियर,
the line joining planet and sun, this line traces equal area in equal time interval. Traces equal area in equal time interval. We take time interval equal, then in this time interval it traces equal area. thus ग्रह से सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है। यानी कक्षीय चाल का नियम, ग्रह से सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है, तो दिए गए टाइम इंटरवल में वो हमेशा इक्वल एरिया ट्रेवल करेगी। तो दिए गए टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया ट्रेवल हो रहा है, इसलिए एरियल स्पीड ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट। ग्रह की क्षेत्रीय चाल। थर्ड लॉ ऑफ केपलर, लॉ ऑफ पीरियड, परिक्रमण काल का नियम। परिक्रमण काल का नियम क्या है? स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट, यानी टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू थर्ड पावर ऑफ एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट। स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू थर्ड पावर ऑफ एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट। यानी ग्रह और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है उसके तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग। ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह से सूर्य की औसत दूरी के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, या टी स्क्वायर इक्वल टू के आर क्यूब। के जहां कोई कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू सन मास ऑफ सन पर डिपेंड करती है। 4 पाई स्क्वायर अपान के इक्वल टू जी इंटू मास ऑफ सन, यानी सूर्य के द्रव्यमान को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4 पाई स्क्वायर अपान के बराबर होता है। तो ये के सन के मास पर डिपेंड कर रहा है। अगर सन के अलावा कोई और स्टार है जिसका प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं तो वहां के बदल जाएगा। इस तरह से फॉर 2 प्लैनेट्स, 2 ग्रहों के लिए जो किसी एक सन का चक्कर लगा रहे हैं, तो T1 अपान T2 का होल स्क्वायर इक्वल टू R1 अपान R2 का क्यूब। तो इस तरह से ये तीनों नियम केपलर के हो गए। नाउ ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट या उपग्रह का कक्षीय वेग, इसको VO से लिखते हैं। VO ऑर्बिटल का O VO से कहते हैं। इस तरह से यहां हमारा मास अर्थ हो गया, अर्थ का मास ME, RE अर्थ की त्रिज्या है पृथ्वी की, और इससे h ऊंचाई पर ऑर्बिट स्थित है जहां उपग्रह चक्कर लगा रहा है, सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है। उपग्रह का मास, उपग्रह का द्रव्यमान स्मॉल m है। VO इस सर्कुलर पाथ पर हम टेंजेंट खींचेंगे तो ये VO की डायरेक्शन, ऑर्बिटल स्पीड की डायरेक्शन निकलेगी। तो ए सैटेलाइट बाई व्हिच वेलोसिटी revolves around Earth or any planet is in its orbit, this velocity is called orbital velocity of satellite। कोई उपग्रह जिस वेग से अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है, पृथ्वी या किसी ग्रह का उसके चारों ओर चक्कर लगाता है, यह वेग उस उपग्रह का कक्षीय वेग कहलाता है। यानी उपग्रह जिस वेग से अपनी ऑर्बिट में पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह का चक्कर लगाएगा तो ये उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी या कक्षीय वेग कहलाता है। इसके डेरिवेशन के लिए देखेंगे। ME मान लेते हैं मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी का द्रव्यमान। RE रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या। M स्मॉल m मास ऑफ सैटेलाइट, उपग्रह का द्रव्यमान। हाइट H इज हाइट ऑफ सैटेलाइट अबव अर्थ सरफेस, पृथ्वी तल से उपग्रह की ऊंचाई, स्मॉल h। VO ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, उपग्रह की कक्षीय चाल या कक्षीय वेग। और हम जानते हैं उपग्रह और पृथ्वी के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट इक्वल टू GMEM इंटू M अपान RE प्लस H। पृथ्वी के केंद्र से उपग्रह की दूरी अर्थ के सेंटर से RE प्लस H है। तो न्यूटन के नियम से हम जानते हैं 2 मासेस हैं, अर्थ एंड प्लैनेट, अर्थ एंड सैटेलाइट, देन मास ME इंटू M इंटू G अपान RE प्लस H का होल स्क्वायर। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू आ गई, जो कि अर्थ द्वारा उपग्रह पर लगाया जा रहा है या दोनों बॉडीज के मध्य लग रहा है। इसी बल के कारण सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल मिलेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू सैटेलाइट फॉर मूविंग अराउंड अर्थ, यानी पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह को घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल की मात्रा कितनी होगी? मास ऑफ सैटेलाइट M, VO स्क्वायर ऑर्बिटल स्पीड प्लस अपान RE प्लस H, जितनी डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से पृथ्वी के केंद्र से दूरी। तो इस तरह से
ये दोनों फोर्सेस हो गए, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स से ही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप कहीं नहीं उत्पन्न होता। सिंस ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स टू सैटेलाइट, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल से ही उपग्रह को अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है, इसलिए दोनों बल इक्वल हो गए। दोनों बल को इक्वल कर देंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स इधर लिखा, इधर ग्रेविटेशनल फोर्स लिखा, और दोनों में स्मॉल m कॉमन था, कट कर दिया हमने। Re प्लस एच एक जगह से कट जाएगा, केवल एक पावर रह जाएगी राइट साइड में, तो Re प्लस एच कैंसिल हो गया, केवल एक पावर रह गई Re प्लस एच। इस तरह से ऑर्बिटल स्पीड GME अपान Re प्लस एच या VO इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ GME अपान Re प्लस एच, यही है फार्मूला फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी किसी उपग्रह की कक्षीय चाल के लिए सूत्र VO इक्वल टू दिस मच। अगर हम स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध को रख देते हैं, स्मॉल जी इक्वल टू GME अपान Re स्क्वायर, तो यहां से GME की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा VO इक्वल टू GRE स्क्वायर प्लस अपान Re प्लस एच का स्क्वायर रूट, पूरे का स्क्वायर रूट। तो ये हमारा ऑर्बिटल स्पीड आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी, ऑर्बिटल स्पीड आ जाएगी। फ्रॉम द अबव फार्मूला इट इज प्रूव दैट ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ सैटेलाइट। तो उपरोक्त सूत्र से यह स्पष्ट होता है उपग्रह का कक्षीय वेग उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ऑर्बिटल स्पीड केवल उपग्रह की पृथ्वी के केंद्र से दूरी पर निर्भर करता है, यानी पृथ्वी तल से उपग्रह की ऊंचाई पर निर्भर करता है। तो VO इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपान स्क्वायर रूट ऑफ Re प्लस एच, यानी इसी पर डिपेंड करता है, जितनी हाइट ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ही ऑर्बिटल स्पीड कम होती चली जाएगी। तो इस तरह से VO डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ सैटेलाइट, इट ओनली डिपेंड्स ऑन हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 4A, राइट स्टेटमेंट एंड एप्लीकेशंस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। A Carnot heat engine has source temperature 127 degree Celsius and sink temperature 27 degree Celsius. Calculate its efficiency. ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का कथन लिखिए तथा इसके उपयोगों को भी लिखिए। एक कार्नो इंजन के स्रोत का तापमान 127 डिग्री सेल्सियस तथा सिंक का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस, इसकी दक्षता की गणना कीजिए। तो आइए इसको सॉल्व कर। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। सेकंड लॉ में दो स्टेटमेंट हैं, केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, दो साइंटिस्टों ने मिलकर इसे दिया था, केल्विन एंड प्लैंक, इन्होंने मिलकर दिया था। तो ये स्टेटमेंट है, इट इज इम्पॉसिबल टू मेक अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स ऑल हीट सप्लाइड टू दिस डिवाइस कन्वर्ट इनटू वर्क। इट इज इम्पॉसिबल टू मेक अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स ऑल सप्लाइड हीट इनटू वर्क, यानी ऐसी युक्ति या ऊष्मागतिक निकाय बनाना असंभव है जो किसी ऊष्मा स्रोत से प्राप्त ऊष्मा का संपूर्ण भाग कार्य में बदल दे। तो यानी जितनी भी ऊष्मा दे डिवाइस को, वो पूरी तरह से वर्क में बदल दे, ऐसी डिवाइस बनाना असंभव है। तो इस केस में डेल्टा क्यू, हीट गिवन टू डिवाइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन वर्क डन बाई डिवाइस। बाकी हीट कहां जा रही है वो हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पता है, वो इस डिवाइस का इंटरनल एनर्जी यानी डिवाइस की आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में व्यय हो जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट, इसका द्वितीय कथन, क्लॉसियस स्टेटमेंट, क्लॉसियस का कथन, क्लॉसियस साइंटिस्ट थे, इन्होंने सेकेंड स्टेटमेंट दिया है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए। इट इज इम्पॉसिबल टू मेक एन ऑटोमेटिक मशीन, इट इज इम्पॉसिबल टू मेक एन ऑटोमेटिक मशीन, ऑटोमेटिक मशीन इज दैट मशीन विच ऑपरेट्स सेल्फ, it does not require any energy from external source. Thus, it is impossible to make an automatic machine which takes heat from colder body and delivers this heat to hotter body. यानी ऐसी स्वचालित या अपने आप चलने वाली मशीन बनाना संभव है जो कि ठंडी वस्तु से ऊष्मा लेकर गर्म वस्तु को ऊष्मा दे दे। तो स्वचालित का सेंस यह है, बिना किसी बाहरी ऊर्जा के चलने वाली मशीन को स्वचालित या ऑटोमेटिक मशीन कहते हैं। विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी ऑपरेटेड मशीन इज कॉल्ड ऑटोमेटिक मशीन। तो ऐसी ऑटोमेटिक मशीन बनाना संभव है जो कोल्डर बॉडी से हीट फ्लो हॉटर बॉडी की ओर या गर्म वस्तु की ओर कर दे। ये प्रोसेस ऑटोमेटिक मशीन द्वारा
कभी नहीं हो सकता। इसके लिए हमें एक्सटर्नल एनर्जी से ऑपरेटेड मशीनें लगानी पड़ेंगी, जैसे हमारा फ्रिज है। जब तक हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं, तभी वो फ्रिज कूलिंग कर रहा है, यानी कोल्डर बॉडी से ऊष्मा लेके गर्म वस्तु को ऊष्मा यानी वातावरण को दे रहा है। तो इस तरह से फ्रिज तभी तक काम करता है जब तक वो बाहरी बिजली से चल रहा होता है। बिजली प्रवाह बंद कर देंगे तो फ्रिज उल्टा काम करने लगेगा। अंदर जो कूल बना हुआ था वो धीरे धीरे कुछ घंटों बाद गर्म हो जाएगा, यानी टेम्परेचर सेम हो जाएंगे। तो इस तरह से ऐसी ऑटोमेटिक मशीन बनाना असंभव है जो कि ठंडी वस्तु से ऊष्मा लेके गर्म वस्तु को दे दे। तो यही क्लासियस का कथन है। एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अनुप्रयोग। तो एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज इन इंजन। इंजन में इसका एप्लीकेशन है। व्हेन ए डीजल इंजन टर्न्स ए जनरेटर, व्हेन ए डीजल इंजन टर्न्स इनटू ए जनरेटर, इंजन्स मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। इंजन की यांत्रिक ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है, विद्युत ऊर्जा में। बट नॉट ऑल मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, सम into electricity, some energy leaks always through friction and heat। यानी when a diesel engine turns into a generator, engine mechanical energy converted into electricity, all mechanical energy does not converted into electricity, some mechanical energy leaks always through friction and heat। यानी इस नियम का अनुप्रयोग ये हमारे इंजन में हो रहा है। जब इंजन से, डीजल इंजन से हम विद्युत उत्पादन करते हैं तो इंजन की जो यांत्रिक ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, और हम देखते हैं यांत्रिक ऊर्जा का संपूर्ण भाग विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होता, बल्कि उस यांत्रिक ऊर्जा का कुछ भाग घर्षण से तथा ऊष्मा से खर्च हो जाता है, जिससे इंजन गर्म हो जाता है हमारा। तो इस तरह से ये सेकंड लॉ यानी ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का अनुप्रयोग है कि इंजन की संपूर्ण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में नहीं बदल सकते। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल, व्हेन हॉट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन कांटेक्ट विथ कोल्ड ऑब्जेक्ट, जब व्हेन हॉट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन कांटेक्ट विथ कोल्ड ऑब्जेक्ट, हीट फ्लो फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट नेवर स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम कोल्डर टू हॉटर। यानी हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर ऑब्जेक्ट, नेवर स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम कोल्डर टू हॉटर। स्पॉन्टेनियसली अपने आप या स्वतः, तो ये स्वतः नहीं होगा कोल्डर टू हॉटर बॉडी। यानी जब एक गर्म वस्तु को ठंडी वस्तु के संपर्क में रखा जाता है तो ऊष्मा अपने आप गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में प्रवाहित होने लगती है। ऊष्मा का प्रवाह अपने आप कभी भी ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर नहीं होता। इस प्रवाह को कराने के लिए, हम ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर ऊष्मा को भेजने के लिए हमें स्वतः प्रोसेस नहीं होते। इसके लिए हमें फोर्सफुली एक्सटर्नल सोर्सेस के माध्यम से ही, एक्सटर्नल एनर्जीज के माध्यम से ये करना पड़ता है। जैसे फ्रिज में बिजली के माध्यम से ये वर्क होता है, अदरवाइज इसके उल्टा ही होता है। हमेशा ऊष्मा गर्म वस्तु से ऑलवेज ठंडी वस्तु की ओर ही चलती है। कैलकुलेट इफिशियंसी ऑफ कार्नो इंजन। कार्नो हीट इंजन की दक्षता कैलकुलेट करनी है। दक्षता के लिए हम पहले टेम्परेचर्स को डिग्री केल्विन में बदलेंगे। डिग्री केल्विन में बदलने के लिए T1 इक्वल टू 127 प्लस 273 इक्वल टू 400 केल्विन, T2 इक्वल टू 27 प्लस 273 इक्वल टू 300 केल्विन। दक्षता इफिशियंसी ऑफ कार्नो इंजन। कार्नो इंजन की दक्षता ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 अपान T1। इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। 1 माइनस 300 अपान 400 इक्वल टू 100 अपान 400 या 0.5 और 25%। तो इफिशियंसी ऑफ कार्नो इंजन इक्वल टू 25%, विच इज ऑपरेटेड बिटवीन 127 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व किया जाएगा, समतापी तथा रुद्धोष्म प्रक्रम को परिभाषित कीजिए। एक रुद्धोष्म प्रक्रम में दाब व आयतन के बीच में पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट को निगमित कीजिए। यानी 4 का C, डिफाइन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेसेस, डिराइव रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। यानी पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट इन एडियाबैटिक प्रोसेस। सोल्यूशन है आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापी प्रक्रम, यानी ऐसा प्रोसेस जिसके दौरान टेम्परेचर ऑलवेज कांस्टेंट रहे, चेंज इन टेम्परेचर इज ऑलवेज 0।
तो ये समतापी प्रक्रम आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाता है। जब किसी ऊष्मागतिक निकाय में भौतिक परिवर्तन इस प्रकार हो कि पूर्ण प्रक्रिया के दौरान निकाय का तापमान स्थिर रहे तो इस प्रकार का प्रक्रम समतापी प्रक्रम कहलाता है। When temperature of thermodynamic system remains constant during physical changes of system, the process is called isothermal process, समतापी प्रक्रम। यानी किसी भी प्रक्रम के दौरान अगर निकाय का तापमान स्थिर रहे या कांस्टेंट रहे, उसके तापमान में कोई परिवर्तन न हो, तो ये प्रक्रम समतापी प्रक्रम आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाता है। इसके लिए अगर हम पीवी ग्राफ बनाए तो हमारा पीवी ग्राफ एक एक्स अक्ष के लगभग समांतर मिलता है। तो ये टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर, वॉल्यूम इत्यादि वेरी किए जाते हैं। तो ये हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस का कर्व हो गया, इसको आइसोथर्म कहते हैं। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस के एग्जाम्पल की बात करें जो कि यहां पूछा नहीं गया है, तो फेज चेंजेस इन लिक्विड, इसको जानकारी के लिए बताया जा रहा है। फेज चेंज इन लिक्विड यानी द्रवों की अवस्था परिवर्तन। आइस से जब वाटर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, आइस से 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर होता है, बनता है, तो इस प्रक्रिया में कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होता, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो इस प्रक्रिया में ये समतापी प्रक्रम आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाता है। इसी तरह से वाटर का बॉयल होना, 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर है और इसको गर्म करेंगे तो ये 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में बनकर उबलने लगेगा। तो इस तरह से जो हमारा वाटर है वो इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा, लेकिन वो फेज चेंज हो गई, स्टीम में बदल गया। तो ये समतापी प्रक्रम एट सेम टी इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस पर किया गया प्रक्रम समतापी प्रक्रम है। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल हो गए। अब हम एडियाबैटिक प्रोसेस की डेफिनेशन। एडियाबैटिक प्रोसेस, हीट ऑफ सिस्टम ड्यूरिंग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अगर कांस्टेंट है किसी निकाय की ऊष्मा, अगर ऊष्मागतिक प्रक्रम के दौरान कांस्टेंट या नियत बनी रहे, यानी ऊष्मा में परिवर्तन 0 है, तो ये रुद्धोष प्रक्रम एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाता है। जब किसी ऊष्मागतिक निकाय में भौतिक परिवर्तन इस प्रकार हो कि पूरी प्रक्रिया में निकाय द्वारा न तो बाह्य वातावरण से ऊष्मा ली जाती है और न ही बाह्य वातावरण को ऊष्मा दी जाती है, यानी पूरी प्रक्रिया में निकाय का बाह्य वातावरण से ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता है, तो इस प्रकार का प्रक्रम रुद्धोष प्रक्रम कहलाता है। इसमें ताप परिवर्तन संभव है लेकिन ऊष्मा का आदान प्रदान असंभव है। When any thermodynamic system does not take heat from external atmosphere or does not supply heat to external atmosphere during physical changes of system, the process is called adiabatic process। यानी रुद्धोष प्रक्रम के दौरान ऊष्मागतिक निकाय न ही बाहर ऊष्मा देता है वातावरण को, न ही वातावरण से ऊष्मा लेता है, तो निकाय की कुल ऊष्मा हमेशा स्थिर रहती है। फॉर एग्जाम्पल यहां नहीं पूछे गए हैं लेकिन जानकारी के लिए बताए जा रहे हैं। सडन रिलीज ऑफ एयर फ्रॉम टायर से वायु का अचानक से निकलना, कंप्रेसर फ्रिज वगैरह में यूज होता है। कूलेंट रिलीज एट हाई प्रेशर एंड थर्मोफ्लास्क, हमारे थर्मस बॉटल वगैरह जो भी होते हैं वो इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। डेरिवेशन ऑफ पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, यानी पीवी पावर गामा का डेरिवेशन कर रहे हैं, इसको पॉइसन लॉ कहते हैं, पॉइसन का नियम। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस रुद्धोष प्रक्रम के लिए डेल्टा क्यू इक्वल टू 0, चेंज इन हीट ऑफ सिस्टम, यानी ऊष्मागतिक निकाय की ऊष्मा में परिवर्तन 0 होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जानते हैं, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये फार्मूला होता है ऊष्मागतिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, डेल्टा यू है, डेल्टा डब्ल्यू निकाय द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाई सिस्टम। अब हम डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा क्यू इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू 0 फॉर स्मॉल चेंजेस। बहुत ही स्मॉल चेंजेस के लिए हम परफेक्ट डिफरेंशियल का यूज करते हैं। डी यू इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू प्लस डी डब्ल्यू इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब वर्क डन फॉर चेंज इन वॉल्यूम V बाई dV इज गिवन बाई PdV। हमारा जो वॉल्यूम चेंज dV है तो इसके लिए हम वर्क डन PdV से डिफाइन करते हैं। तो dW इक्वल टू PdV, आयतन में परिवर्तन dV हो तो किया गया कार्य dW इक्वल टू PdV। आल्सो स्पेसिफिक हम जानते हैं, आल्सो फर्स्ट टर्म स्पेसिफिक हीट, फर्स्ट टर्म इज स्पेसिफिक हीट विच इज हीट एडेड पर यूनिट टेम्परेचर पर यूनिट मोल ऑफ सब्सटेंस, यानी पहला पद
जो डी है हमारा, वो विशिष्ट ऊष्मा के पद में लिखा जा सकता है। जब ये वही डेफिनेशन है जब इकाई पदार्थ के द्रव्यमान द्वारा इकाई तापमान में वृद्धि के लिए ऊष्मा ग्रहण की जाती है। तो इस तरह से द पार्ट ऑफ हीट दैट इंक्रीजेज इंटरनल एनर्जी डी यू इज सच दैट इज जस्टिफाई द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी ऊष्मा जो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है उसको स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा के पदों में लिखा जा सकता है। तो इस तरह से हम लिख पाएंगे। तो पहली चीज तो हमने ये जो इक्वेशन आया इसमें एडियाबैटिक इक्वेशन डेल्टा डी क्यू इक्वल टू 0 रख दिया, तो ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया। दूसरी चीज वर्क इक्वल टू डी डब्ल्यू इक्वल टू पी डी वी, ये लिखेंगे। और फिर इसके बाद तीसरी चीज लिखेंगे सी वी इक्वल टू डी यू बाई डी टी इंटू 1/n। n नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो इस तरह से डी यू हमारा चेंज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, एन सी वी डी टी आ गया। और फिर इस तरह से हम लिख पाएंगे डी यू की वैल्यू वहां रखेंगे तो एन सी वी डी टी प्लस पी डी वी, वर्क को पी डी वी रखेंगे और डेल्टा डी यू को एन सी वी डी टी। तो इस तरह से एन सी वी डी टी प्लस पी डी वी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 3 आ गया। अब हम जानते हैं फॉर आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू एन आर टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट फंक्शन पी, सेकंड फंक्शन वी, तो पी डी वी इक्वल टू वी डी पी इक्वल टू एन आर कांस्टेंट होता है तो डी टी आ गया। इस तरह से एन डी टी की वैल्यू लिखेंगे पी डी वी प्लस वी डी पी, आर को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो अपान आर हो गया। तो ये एन डी टी की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में रखेंगे। तो यहां क्या था इक्वेशन 3, फिर से देख लेंगे। तो इक्वेशन 3 है एन सी वी डी टी, यानी हम एन डी टी की वैल्यू रखेंगे, सी वी को मल्टीप्लाई कर देंगे एन डी टी की वैल्यू से। तो इस तरह से जब रखेंगे, रखने पर ये आ रहा है सी वी और एन डी टी की वैल्यू पी डी वी प्लस वी डी पी अपान आर प्लस पी डी वी इक्वल टू 0। अब यहां से हम सॉल्व करेंगे। यहां से हमने पी डी वी को सेपरेट कर लिया, पी डी वी यहां भी है यहां भी है, तो पी डी वी को सेपरेट कर लिया। यहां से मिलेगा सी वी अपान आर, यहां से 1 मिला, सी वी अपान आर प्लस 1 पी डी वी प्लस सी वी इंटू वी अपान आर डी पी। तो इस तरह से ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन में आर अपान सी वी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आर अपान सी वी से मल्टीप्लाई किया, यहां 1 हो गया, 1 प्लस आर अपान सी वी पी डी वी प्लस वी डी पी, तो यहां से भी ये कट गया तो वी डी पी आ गया। अब इसके बाद हम पूरे इक्वेशन में डिवाइड करेंगे पीवी से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस आर अपान सी वी प्लस पीवी से डिवाइड करेंगे, पी कट गया, वी बचा, डी वी अपान वी, एंड इधर भी यही होगा प्लस डी पी अपान पी। अब हम इसको और सॉल्व करेंगे सीवी प्लस आर अपान सीवी, और ये जो सॉल्व हुआ टर्म है सीपी माइनस सीवी, मेयर फार्मूले से ये आर के बराबर होता है, तो सीवी प्लस आर इक्वल टू सीपी, सीपी रख देंगे यहां, बाकी चीजें वैसे ही रहेंगी। और सीपी अपान सीवी इक्वल टू जम जानते हैं गामा होता है, तो इस गामा को यहां रख देंगे, तो गामा डी वी अपान वी प्लस डीपी अपान डीपी अपान पी इक्वल टू 0। बस इसमें अब सीधे इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा लेफ्ट साइड गामा डीवी अपान वी प्लस डीपी अपान इंटीग्रेशन डीपी अपान पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट साइड में हमारा कॉन्स्टेंट आ जाएगा इंटीग्रेट करने पर। और फिर गामा लॉग वी प्लस लॉग पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब हम गामा को इधर ले जाएंगे, वी पर पावर आ जाएगी, लॉग वी पावर गामा प्लस लॉग पी, तो ये पी वी पावर गामा का लॉग, तो ये हमारा आ जाएगा पी वी पावर गामा। तो इस तरह से पी वी पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा। लॉग को हम इधर ले जाएंगे तो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, कांस्टेंट का एक्सपोनेंशियल लें तब भी एक कांस्टेंट ही रहेगा, इसलिए पी वी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। इस तरह से ये पॉइसन फार्मूला या पॉइसन लॉ सिद्ध हो गया। दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस। यह आदर्श गैस का समीकरण रुद्धोष्म प्रक्रम के दौरान सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 5 का बी, जियो स्टेशनरी एंड पोलर सैटेलाइट्स। 5 का बी, भूस्थैतिक एवं ध्रुवीय उपग्रह। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, भू स्थिर उपग्रह, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, तुल्यकाली उपग्रह, सभी एक ही नाम है। तो
देखेंगे हम इसको। इफ एनी सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ इन 24 आवर्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट in west to east direction. If any satellite in 24 hour in a circular orbit in west to east direction, west to east direction. Why? Since Earth also rotates its about axis in 24 hours west to east direction. Hence, we take west to east direction. Then its motion will be constant with respect to Earth surface. Hence, its motion will be constant with respect to any point at Earth surface. यदि कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में 24 घंटे में पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगा रहा है, यदि कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 24 घंटे में पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर 24 घंटे में एक चक्कर करती है, इसलिए हम 24 घंटे ही यूज कर रहे हैं और डायरेक्शन भी पश्चिम से पूर्व यूज कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो उसकी गति पृथ्वी के किसी एक बिंदु के सापेक्ष सदैव स्थिर रहेगी। तो इस प्रकार का सैटेलाइट जियो स्टेशनरी या भू स्थिर उपग्रह कहलाता है। दस सैटेलाइट विल सीम स्टेशनरी विथ रेस्पेक्ट टू एनी पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस. पॉइंट शुड बी ऑन इक्वेटर ऑफ अर्थ सरफेस. Thus, satellite will seem stationary with respect to any point on Earth surface, and point should be on equator of Earth surface. Thus, this type of satellite is known as geostationary satellite or geosynchronous satellite. इस प्रकार का उपग्रह जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट कहलाता है। अतः उपग्रह यानी हम देखेंगे, अतः उपग्रह पृथ्वी तल पर किसी बिंदु के ऊपर सदैव स्थिर प्रतीत होगा। वो बिंदु भी 24 घंटे में एक चक्कर लगाएगा और उपग्रह भी 24 घंटे में उसी डायरेक्शन में एक चक्कर लगा रहा है, इसलिए सैटेलाइट हमारा उस बिंदु पर सदैव स्थिर प्रतीत होता रहेगा, लेकिन यह बिंदु भूमध्य रेखा के ऊपर ही होना चाहिए। इस प्रकार का उपग्रह भू स्थिर उपग्रह तुल्यकाली उपग्रह कहलाता है। ऐसे उपग्रह के लिए हम क्या लिखेंगे, इनका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, टाइम पीरियड, परिक्रमण काल t = 24 आवर्स, और इसकी वैल्यू सेकंड में 60 × 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड में आ जाएगी। RE पृथ्वी की त्रिज्या, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, 6.4 × 10⁶ मीटर, G = 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज उपग्रह के परिक्रमण काल के फार्मूले में, यानी टाइम ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट, इसका फार्मूला 2π/RE और स्क्वायर रूट ऑफ RE + h⁵/G। इस फार्मूले में रखेंगे सारी वैल्यूज, तो h की वैल्यू हमें मिले। h की वैल्यू यहां पर मिलती है 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर। ये लगभग ऊंचाई होती है जिस पर भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ये हमारी डायरेक्शंस हो गई नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये जो सैटेलाइट है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये हमारी अर्थ सरफेस नॉर्थ एंड साउथ पोल हो गए, और ये जो सर्किल है अर्थ का मिडिल भाग इक्वेटर या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इन नामों से जाना जाता है। और इस पर हाइट कितनी है, 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर उपग्रह जो चक्कर लगाएगा, ये ऑर्बिट भू स्थिर कक्षा कहलाएगी या जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट कहलाएगी। और इसका टाइम पीरियड 24 घंटे, या 24 घंटे में ये उपग्रह एक चक्कर इस ऑर्बिट में लगा लेगा। ये हमारा भू स्थिर उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हो गया। इसका ऑर्बिटल स्पीड भी निकाला जा सकता है। ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला VO = RE √G/RE + h। इसमें जब सारी वैल्यूज रखेंगे और h की वैल्यू 36,000 किलोमीटर रखेंगे, तो ये हमारा जो ऑर्बिटल स्पीड आएगा वो 3.08 किमी पर सेकंड, यानी 3.08 किलोमीटर पर सेकंड, ये इसकी ऑर्बिटल स्पीड आएगी उपग्रह की। दिस टाइप ऑफ सैटेलाइट इज यूज्ड टू रिसीव इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सच एज टेलीविजन सिग्नल, मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिग्नल एक्सेट्रा फ्रॉम अर्थ सरफेस एंड टू सेंड देम रिमोट एरियाज। इस प्रकार का उपग्रह इलेक्ट्रॉनिक संचार साधनों जैसे टेलीविजन सिग्नल, मोबाइल दूर संचार सिग्नल को पृथ्वी से प्राप्त कर उन्हें दूरस्थ स्थानों पर भेजने में, प्रेषित करने में प्रयोग किया जाता है। और साथ ही साथ इस प्रकार के उपग्रह को
उनकी कक्षा में टू इस्टेब्लिश दिस सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट इट्स ऑर्बिट जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV का प्रयोग किया जाता है। इज यूज्ड, तो यानी भू स्थिर उपग्रह को उनकी कक्षा में रखने के लिए जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान का उपयोग किया जाता है। इन उपग्रहों को उनकी कक्षा में स्थापित करने के लिए भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV का यूज किया जाता है। इसरो द्वारा सबसे लेटेस्ट मॉडल GSLV का GSLV MK3 मार्क 3 कहते हैं इसको। ये 3 स्टेज का GSLV अत्याधुनिक प्रक्षेपण यान है जो कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, और इसमें फ्यूल जो यूज किया जाता है वो 3 स्टेजेस में होता है। पहला सॉलिड स्टेज, ठोस चरण, लिक्विड स्टेज, तरल चरण, फिर क्रायोजेनिक स्टेज, अति प्रशीतित चरण यानी बहुत ही कूल स्टेज है। ये 3 स्टेज में ये तीनों स्टेज बर्न होके GSLV के वो हमारे भू स्थिर उपग्रह को उसकी ऑर्बिट में ले जाके इस्टेब्लिश कर देते हैं। तो दूसरे प्रकार का जो उपग्रह होता है पोलर सैटेलाइट, ध्रुवीय उपग्रह। ध्रुवीय उपग्रह हमारे अर्थ सरफेस के नॉर्थ एंड साउथ पोल के ऊपर चक्कर लगाते हैं। ये कैसे चक्कर लगाएंगे? इनकी जो ऑर्बिट होती है ये इक्वेटर से 90 डिग्री पर ना होकर 98 डिग्री पर होती है। क्योंकि अर्थ हमारी थोड़ी सी झुकी हुई है पोल्स पर, तो इसलिए एक्सिस ऑफ रोटेशन अर्थ की टिल्टेड है। तो हमें सन सिंक्रोनस ऑर्बिट यानी सूर्य के समकालिक कक्षा, सूर्य का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर, उसके पैरेलल हमारी एक्सिस होनी चाहिए, यानी अर्थ से सूर्य को मिलाने वाली रेखा के परपेंडिकुलर। तो इस तरह से ये ऑर्बिट ड्रॉ करेंगे हम। तो ये पोलर ऑर्बिट होगी जो कि 98 डिग्री, इक्वेटर से 98 डिग्री पर होती है। तो ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट या सूर्य समकालिक कक्षा होती है। इसी को ध्रुवीय कक्षा या पोलर ऑर्बिट कह देते हैं। इस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट चक्कर लगाता है ये पोलर सैटेलाइट ध्रुवीय उपग्रह कहलाता है। इसकी अर्थ सरफेस से ऊंचाई, हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस 600 किलोमीटर टू 800 किलोमीटर, यानी ये 600 से 800 किलोमीटर ऊंचाई पर अपनी आवश्यकता अनुसार रखा जाता है। और इसका टाइम पीरियड या पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, परिक्रमण काल, एक चक्कर लगाने में लगा समय 96 मिनट से 100 मिनट तक हो सकता है। और ये सैटेलाइट यूज होता है क्विक स्कैनिंग ऑफ अर्थ, क्योंकि ये लगभग 1.5 घंटे में एक चक्कर लगा ले रहा है अर्थ का। तो ये अर्थ की क्विक स्कैनिंग यानी बहुत तेजी से स्कैन करने के लिए प्रयोग होता है। एंड इट इज यूज टू सीइंग अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस की स्टडी करने के लिए प्रयोग में होता है। जियोग्राफिकल मैपिंग, इसके भौगोलिक मैपिंग के लिए प्रयोग होता है। मिलिट्री सर्वे के लिए प्रयोग कर सकते हैं। कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, वेदर चेंजेस इत्यादि के में प्रयोग हो सकते हैं। ये हमारे ध्रुवीय उपग्रह रिमोट सेंसिंग इत्यादि प्रक्रियाओं में भी ये ध्रुवीय उपग्रह बहुतायत से प्रयोग होते हैं। ध्रुवीय उपग्रह पोलर सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की मदद से इनकी ऑर्बिट में स्टैब्लिश कराया जाता है। यानी पोलर सैटेलाइट को, ध्रुवीय उपग्रह को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान की मदद से इनकी ऑर्बिट ध्रुवीय कक्षा में स्टैब्लिश किया जाता है। इसरो के पास जो अत्याधुनिक रॉकेट है, अत्याधुनिक प्रक्षेपण यान है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, वो 4 स्टेजेस का है। डिफरेंट 4 स्टेजेस यूज करके ये 4 स्टेप्स में हमारा जो ध्रुवीय उपग्रह है उसको उसकी कक्षा में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान की मदद से भेजा जाता है।